ओके, सो हम बात कर रहे थे कि इस न्यूटन को आप सीजीएस सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं? बेसिकली फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज नथिंग बट केजी, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आप 20 न्यूटन को लिख सकते हैं 20 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज दी 20 न्यूटन्स। इसको आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में। अब याद है सीजीएस सिस्टम क्या होता था? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। तो यहाँ पे आप लेंथ को लिखते थे सेंटीमीटर्स में, मास को लिखते थे आप ग्राम्स में, और टाइम को लिखते थे आप सेकंड्स में। ये आपका तरीका था लिखने का। तो जो कन्वर्जन कह रहा है वो क्या कह रहा है? n1u1 is equal to n2u2। n1 is the number here 20 यूनिट्स। यहाँ पे यूनिट्स क्या है? तो यहाँ पे है केजी, इसको मैं लिख सकता हूँ केजी लिख लेते हैं। चलिए, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ऐसा लिख लीजिए। इधर लिखता हूँ यूनिट। दूसरा नंबर मुझे निकालना है कि कितने न्यूटन्स में कितना सीजीएस सिस्टम में जाएगा। यूनिट्स यहाँ जो बनेंगी वो क्या बनेंगी? देखिए, फोर्स का जो डायमेंशन बनता है, फोर्स का डायमेंशन क्या बनता है? mlt-2। तो आपने इसके हिसाब से यहाँ तो लिख लिया, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ। चलिए, mlt-2 के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। तो मास की अपनी यूनिट एसआई सिस्टम में लिख ली, m की जगह केजी। लेंथ की जगह लिखना है, लेंथ की जगह लिखते हैं मीटर। और t-2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड -2। ये लिख लिया यहाँ पे आपने। ऐसे इधर लिखना है तो फिर से mlt-2 के करस्पॉन्डिंग लिखना पड़ेगा, लेकिन इस बार सीजीएस में लिखना पड़ेगा। तो मास इन सीजीएस गिवन बाय ग्राम्स, तो यहाँ लिख लिया अपन ने ग्राम। उसके बाद आया लेंथ, लेंथ इज गिवन एज सेंटीमीटर्स, तो आपने लिख लिया सेंटीमीटर्स। टाइम, टाइम सेकंड में ही होता है, तो सेकंड की पावर -2, ये आपने यहाँ पे लिख लिया। अब अपन कर लेते हैं इसको कन्वर्ट। जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या मिलता है। कन्वर्जन का तरीका वो आपको पता है कि केजी, केजी टू ग्राम, 1 kg 1000 ग्राम्स। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 20 इंटू 1000 ग्राम्स। केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। मीटर टू सेंटीमीटर्स, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर्स, ये कन्वर्ट कर लिया। और यहाँ सेकंड -2, इधर आ गया n2। ग्राम्स सेंटीमीटर सेकंड -2। ध्यान से देखिए तो अब सारी यूनिट सेम है दोनों तरफ, है ना? यहाँ से ग्राम्स और ग्राम्स कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड इनवर्स, सेकंड पावर -2, ये सब कैंसिल। बच्चा इधर से n2, और इधर से कुछ फिजिकल आपके पास नंबर बच रहे हैं, ये इनको चेक कर लेते हैं। तो 20 इंटू 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू n2। तो यहाँ से आपको बात समझ में आई कि दिस इज 20 इंटू 10⁵, ये आपके पास आया n2। ये फिजिकल क्वांटिटी आप निकाल, ये आपने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली उस फोर्स की। जो 20 न्यूटन फोर्स एसआई में था, वो सीजीएस सिस्टम में इतना लिखा जाएगा। तो आप बेसिकली आप लिख सकते हैं 20 न्यूटन इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁵। सीजीएस सिस्टम में आपने फोर्स की यूनिट लिखी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका हो गया कन्वर्जन यहाँ पे। तो आपने डायमेंशन फॉर्मूला यूज करके, दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2, इसको आपने यूज किया एक बार एसआई सिस्टम में, एक बार सीजीएस सिस्टम में। फिर आपने कन्वर्जन किए किलोग्राम टू ग्राम, मीटर टू सेंटीमीटर सेकंड, तो ठीक था। उसके बाद आपने फाइनल वैल्यू निकाली। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक ये बता देता हूँ कि इसे जो कहते हैं, इसे कहते हैं डाइन। 20 इंटू 10⁵ हो जाएगा डाइन, DYNE। तो डाइन इज द सीजीएस सिस्टम नेम ऑफ द यूनिट ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना है डाइन इज द सीजीएस सिस्टम, उसका नाम है फोर्स की यूनिट का नाम डाइन। ठीक है, दिस कंप्लीट थिंग इज डाइन। जैसे न्यूटन को आपने क्या लिखा था? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस वाज न्यूटन। ऐसे ही ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज कॉल्ड एज डाइन। तो ये कन्वर्जन का तरीका था जो आपने यहाँ पे देखा। ऐसे ही दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला गया कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर इनटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, ये आपसे पूछा गया। अब इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए, एंड द फॉर्मूला इज रो जी एच, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। दिस इज द फॉर्मूला वेयर रो क्या है? आई एम सॉरी, रो इज द डेंसिटी, g is the gravitational acceleration, and h is the height.
इसको यूज करके अपने को प्रेशर में कन्वर्ट करना है इस हाइट को, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर। ये है क्या बेसिकली ये ऐसा एक बैरोमीटर होता है जिसमें मरकरी भरी हुई होती है। अगर वो मरकरी ऐसे 76 सेंटीमीटर तक हाइट तक होती है तो इस प्रेशर को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये थोड़ा सा और ऊपर तक चढ़ जाएगी, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे उतर जाएगी। हाइट के अकॉर्डिंग प्रेशर को यहाँ पे मेजर किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, अपने को कन्वर्ट अगर करना है तो इसके लिए आपको डेंसिटी ऑफ ध्यान होनी चाहिए ऑफ द मरकरी, वो आपको बता देता हूँ। दिस इज 13.6 into 10⁻³ kg per meter cube. This is the density of mercury. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप जानते ही हैं, दिस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम एक रफ आइडिया लेते हैं 10 मीटर, वैसे 9.8 होता है, और हाइट आपको यहाँ दे रखी है 76 सेंटीमीटर्स। तो अब इसको कन्वर्ट जब आपको करना है तो आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू रो, रो आपके पास है 13.6 into 10⁻³ जी 10 हो गया। h क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर्स में, इसको मीटर्स में लिखना पड़ेगा, सीधा लिख सकते हैं 0.76 मीटर्स। यहाँ से जो आप इसका फाइनल एक्सप्रेशन बताएंगे वो आपके पास आएगा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो ये सारे तरीके आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसे आपको पूछा है सीजीएस सिस्टम में, बताइए। अब फिर से वही बात है कि यहाँ इसकी यूनिट दे रखी है ये, अगर यूनिट दे रखी है तो मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, न्यूटन्स, न्यूटन्स इज फोर्स की यूनिट, और फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2 इंटू मीटर स्क्वायर तो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर तो मास का स्क्वायर। यहाँ से देखिए यूनिट क्या बन गई, m-1 l³ t-2, ये आपके पास बन गई इसकी यूनिट। अब इस यूनिट को आपको कन्वर्ट करना है एसआई से सीजीएस में, तो फिर से वही बात करेंगे, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। n1 6.6 इंटू 10⁻11, u यहाँ पे आपको दे रखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। या मैं इसको अगर यहाँ से लिखूं डायमेंशनल फॉर्मूला में तो एसआई सिस्टम में पहले अपने को लिखना है। ये अपन बात कर रहे हैं एसआई की, इधर बात करेंगे अपन सीजीएस की। तो एसआई सिस्टम में पहले मैं लिखता हूँ, तो मास एसआई में होता है केजी, तो मैं लिखूंगा केजी पावर -1 क्योंकि m-1 है वहां पे। यहां मैं लिखूंगा सेकंड इज लेंथ का क्यूब, एसआई सिस्टम में लेंथ होता है मीटर्स, तो मीटर का क्यूब। थर्ड टाइम, एसआई सिस्टम में टाइम होता है सेकंड, तो सेकंड पावर -2, ये मैंने लिख लिया। ऐसे यहाँ पे अपने को n2 पता करना है कि कितनी वैल्यू आएगी, और यूनिट्स सीजीएस सिस्टम में अपने को लिखनी है। तो फिर से मास की यूनिट इन सीजीएस सिस्टम इज ग्राम्स, तो ग्राम पावर -1। लेंथ की यूनिट इज सेंटीमीटर्स, तो सेंटीमीटर पावर क्यूब, और ये टाइम इज सेकंड पावर -2, ये आ गया। फिर से कन्वर्जन करते हैं, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 6.6 इंटू 10⁻11, यहाँ से आएगा केजी को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में तो 1000 है ना, 1000 ग्राम्स, पावर -1, पावर साथ में चलेगी जो चल रही है। मीटर्स इज 100 सेंटीमीटर्स, तो 100 सेंटीमीटर्स पावर 3। सेकंड को एज इट इज रन देते हैं क्योंकि उधर भी वही है। n2 यहाँ भी सारी चीजें, ग्राम -1 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड -2, ये हो गया। अब देखिए तो ग्राम -1 कैंसिल, सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, s-2 कैंसिल, जो भी बचा सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज बच रही हैं। तो लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाय 1000 पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्यूब इज इक्वल टू n2। ये आपके पास आ गया एक्सप्रेशन। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये बन रहा है 10⁻6, ये बन रहा है 10⁻³ तो यहाँ से दोनों मिला के आएगा 10⁻3। तो फाइनल आंसर इज 6.6 इंटू 10⁻8। ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा सीजीएस सिस्टम में। तो अब आप जो जी की वैल्यू लिख रहे थे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, वो लिखेंगे 6.6 इंटू 10⁻8, और यहाँ पे न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन। अभी मैंने बताया था न्यूटन का सीजीएस इज डाइन। मीटर का आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और केजी -2 का आ जाएगा यहाँ पे ग्राम -2।
So this will be the unit of G in CGS system. ठीक है, ये आपका तरीका हो जाएगा इसको सॉल्व करने का। इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस, जो मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था। करेक्टनेस कैसे चेक करनी है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। क्या कहता है वो प्रिंसिपल? कि भैया जितने भी इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, उन सब का डायमेंशन सेम होने चाहिए। अगर ऐसा है तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अगर नहीं है तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ठीक है, सो इसे v इक्वल टू u प्लस at को चेक किया गया, वेलोसिटी lt-1, u इज आल्सो वेलोसिटी lt-1, एक्सेलरेशन इज lt-2 इनटू टाइम t। जब सॉल्व किया तो यहां से भी मिलके आया lt-1, दिस इज आल्सो lt-1, दिस इज आल्सो lt-1। हर एक टर्म का डायमेंशन यहाँ पे सेम है, सो यस दिस इज द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। जैसे आपको यहाँ पे चेक करना है क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो अभी वैसे हम इसको कर चुके हैं ऑलरेडी, जब अपन उस टेबल को देख रहे थे, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों की डायमेंशन सेम आई थी। लेकिन फिर भी आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिए कैसे करेंगे। दोनों की डायमेंशंस लिखनी है अपने को। हाफ mv² की आप डायमेंशन लिखें सबसे पहले, इसकी डायमेंशन आपको लिखनी है। तो हाफ की डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय m की डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय v की डायमेंशन का स्क्वायर, ये आपको करना है। हाफ इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसके तो कोई होती नहीं है, हटाओ इसको। मास m हो गया, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt-1 और इसका स्क्वायर आपको करना है, तो ये बन जाएगा ml2t-2। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ हाफ mv²। वेलोसिटी की कैसे लिखी थी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ क्योंकि अब मुझे तो याद है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, टाइम इज t, तो ये आता है lt-1। दिस इज वेलोसिटी। ठीक है, अलग से मैंने आपको फिर से बता दी, मैंने यहाँ यूज किया था वेलोसिटी के लिए। ऐसे अब लिखते हैं mgh के लिए। mgh, तो इसकी डायमेंशंस लिखेंगे m की डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय g की डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय h की डायमेंशंस। तो यहाँ m इज m, g इज एक्सेलरेशन, g इज एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, दिस इज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी lt-1 है, बाय टाइम करोगे कितना आ जाएगा lt-2, तो यहाँ लिख लिया आपने lt-2। h इज अ हाइट, इज अ डिस्टेंस। ठीक है, तो इसके लिए भी आ जाएगा l। देखिए कितना आ गया ml2t-2। क्या ये दोनों बराबर हैं? यस, ये दोनों बराबर हैं। सो यस, यहाँ आपने बराबर का साइन लगा रखा है, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों ही टर्म्स की डायमेंशंस सेम आ रही हैं। ठीक है, जो उसका तीसरा एप्लीकेशन है, जो उसका लास्ट एप्लीकेशन है, वो किस बारे में बात करता है? टू एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका। देखिए, कोई भी जो क्वांटिटी है वो बहुत सारी क्वांटिटीज पे डिपेंड कर सकती है। जैसे आप बोलेंगे फोर्स इक्वल टू ma, तो फोर्स किस किस पे डिपेंड किया? ये मास पे भी डिपेंड किया, एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड किया। अगर मैं इसमें एक्सेलरेशन को भी लिख दूं, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, डेल्टा v इसको लिखते हैं बेसिकली, या मैं इसको लिख लेता हूँ इस तरीके से, v माइनस u बाय t, दिस इज एक्सेलरेशन। मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो देखिए क्या आएगा, m इंटू v माइनस u बाय t। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो ये फोर्स जो डिपेंड कर रहा है मास पे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम, सब पे डिपेंड कर रहे हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक से ज्यादा क्वांटिटीज पे डिपेंड कर सकती है। वेरिएशन होगा तो उसमें भी वेरिएशन हो जाएगा, लेकिन इनका रिलेशन कैसे फाइंड किया जाए, ये डायमेंशनल एनालिसिस अपने को हेल्प करता है। तो रिलेशन फाइंड करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि लेट्स से एक फिजिकल क्वांटिटी है Q, ये ऐसी तीन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, Q1, Q2 एंड Q3। तो हम क्या करते हैं, डायमेंशनली इसको लिखते हैं ऐसा कि Q इज प्रोपोर्शनल टू Q1 पावर A, Q2 पावर B एंड Q3 पावर C। ये पावर ABC हमने अपने आप से मान ली है। ठीक है, ये ABC हमने मान ली है और इनको हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी कितनी आनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। देखिए 1 बाई टाइम यहाँ पे आ रहा है ना, टाइम नीचे की तरफ है फोर्स से, तो बेसिकली ये आना चाहिए फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू t पावर -1। तो जब मैं यहाँ टाइम की जो मान लीजिए a माना था, तो a की वैल्यू -1 यहाँ आनी चाहिए, तो अपन डायमेंशनल फॉर्मूला आराम से बना पाएंगे।
तो ऐसे ये जितनी फिजिकल क्वांटिटीज अपन ने यहाँ मानी है, इनके पावर्स अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। एक बार पावर्स कैलकुलेट हो गई तो अपने पास इनका एक रिलेशन मिलके आ जाएगा। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए अपन ने एक कांस्टेंट के लगा दिया, इसको डायमेंशन लेस कांस्टेंट माना है, इसके कोई डायमेंशंस नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, इस क्वांटिटी की डायमेंशंस लिखेंगे एमएलटी की टर्म्स में, इन तीनों के डायमेंशंस लिखेंगे एमएलटी की टर्म्स में। और हम जानते हैं कि अगर दो क्वांटिटीज डायमेंशनली इक्वल हैं तो उनकी जो डायमेंशंस है वो इक्वल होनी चाहिए। इधर जो एम की पावर है वही एम की पावर इधर होनी चाहिए, जो एल की पावर एलएचएस में है वही एल की पावर राइट हैंड साइड भी होनी चाहिए, जो टी की पावर है वही राइट हैंड साइड में टी की पावर भी होनी चाहिए। ये हम यहाँ पे आगे चल के इक्वेट करेंगे और उससे एबीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका जल्दी से। Obtain an expression for the time period t of a simple pendulum, जो अपन बात कर रहे थे एग्जांपल की वही है ये। एक सिंपल पेंडुलम ऐसा होता है, ऊपर से इसको बंधा हुआ रखते हैं, एक रस्सी यहाँ पे होती है और यहाँ पे एक छोटा सा मास लटका हुआ होता है इस तरीके का। ठीक है, ये स्विंग करता है यहाँ से यहाँ तक, ऐसे स्विंग करता रहता है ये। तो इसका टाइम पीरियड पूछा गया बेसिकली। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि ये यहाँ से मान लीजिए चलना शुरू हुआ तो यहाँ से जाके वापस यहाँ तक पहुंच जाए, जहां से चलना शुरू हुआ वापस वहां तक पहुंच जाए, इसमें इसको जितना टाइम लगा दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये लेंथ हो गया, ये मास हो गया, और टाइम पीरियड अपने को यहाँ पे देखना है। Obtain an expression for the time period of a simple pendulum. The time period t depends on, पहला इसने देखिए एक्सप्रेशन दे दिए, किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। So time period is depending on mass, on length and acceleration due to gravity g। इन तीन क्वांटिटीज पे टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे बोला गया है कि जो कांस्टेंट है वो 2 पाई के बराबर अपने को लेना है। ठीक है, अब कैसे इसको हम रिलेशन फाइंड करें, टी का रिलेशन एमएल जी के साथ हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या करना चाहिए, जो क्वांटिटी का रिलेशन चाहिए इज इक्वल टू के टाइम्स सारी क्वांटिटीज है, एम पावर ए, एल पावर बी एंड जी पावर सी। ये अपन ने कर लिया। अब अपना टारगेट क्या है, इस ए बी सी को कैलकुलेट करना। ए बी सी एक बार मिल गया तो फॉर्मूला अपने पास बन के आ जाएगा। तो करें, कैसे करते हैं, करने का तरीका वही कि इधर की जो डायमेंशंस हैं वो इधर के डायमेंशंस के बराबर होना चाहिए। के इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो इसकी डायमेंशन की कोई जरूरत नहीं है हमें, इसे भूल जाओ आप अभी के लिए। हम लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ एलएचएस should be equal to dimensions of RHS। होमोजेनिटी प्रिंसिपल यही कहता था कि दो क्वांटिटीज अगर इक्वल हैं तो उनके डायमेंशंस भी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे टी इज नथिंग बट टाइम, और टाइम की जो डायमेंशन होती है वो टी ही होती है, तो इसे अपन टी लिख सकते हैं सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। के की कोई डायमेंशन है नहीं, उसे अभी भूल जाइए। एम पावर ए, एम इज नथिंग बट मास, तो मास की डायमेंशन मास होती है, एम होती है, उसको लिख लिया एम पावर ए। एल इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ है इसकी भी होती है एल, इसे भी लिख लिया एल पावर बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तीसरी बात आती है जी, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन हमने देखा था एल टी माइनस टू, तो इसको लिख सकते हैं एल टी माइनस टू पावर सी। ये आपने लिख लिया यहाँ पे तीनों के डायमेंशंस विद देयर पावर्स। अब अपने को करना है कंपेयर। तो कंपेयर करने के लिए इधर m पावर 0 है, l पावर 0 है, t पावर 1 है, सिर्फ t लिखा है इसका मतलब t पावर 1, बाकी सब 0 0। इधर अगर देखें तो m पावर a है, l की अगर टोटल पावर देखो तो b यहाँ से आ रही है और l पावर c यहाँ से आ रही है, तो टोटल पावर b प्लस c हो गई। टोटल पावर इज b प्लस c। बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने बताया था आपको, जब आप ऐसा लिखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब तो आप टोटल पावर लिख लेते हैं एक्स पावर 5। कैसे किया था, ये पावर्स को ऐड किया था, 2 + 3 विल गिव यू 5। तो वही अपन ने यहाँ किया, एल पावर बी, एल पावर सी, पावर्स ऐड हो गई बी प्लस सी। तीसरा टाइम, टाइम की पावर यहाँ पे कितनी है, यहाँ -2 है, यहाँ पे सी है, टोटल पावर इज -2c, दिस इज -2c। ये तीनों की पावर्स हो गई। अब अपन इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब m की डायमेंशंस कंपेयर करेंगे तो इस तरफ है 0, इस तरफ है a, एक इक्वेशन ये मिल गई। जब आप l की डायमेंशंस कंपेयर करेंगे तो यहाँ है 0 और यहाँ है b प्लस सी, तो यहाँ से मिल गया 0 = b प्लस सी। और तीसरा टाइम का पावर, टाइम की डायमेंशंस कंपेयर करेंगे तो इधर है 1 और इस तरफ है -2c। देखिए तीन इक्वेशन बन गई, तीन अननोन है अपने पास, तीनों वैल्यूज यहाँ से आ जाएंगी। तो a = 0 तो सीधा सीधा मिल गया,
यहाँ से अपने को मिल जाएगा c इज इक्वल टू -½ ये मिल गया। और इसको मैं अगर यहाँ पुट करूं इस इक्वेशन में तो मुझे b मिल जाएगा यहाँ से +½ ये अपने को तीनों वेरिएबल्स मिल गए। अब जब तीनों मिल चुके हैं अपन उस इनिशियल वाले फॉर्मूला में पुट करते हैं, इसको इस वाले फॉर्मूला में पुट करते हैं। t इज इक्वल टू k m पावर a l पावर b g पावर c, और k आपको दे रखा है या 2 पाई के बराबर ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए पुट करेंगे, मिल जाएगा t इज इक्वल टू k इज 2 पाई m पावर a, तो m यानी मास पावर a इज 0, l पावर b सो लेंथ पावर हाफ, एंड t पावर c सॉरी g पावर c तो g पावर -½ ये हो गया। इसको अगर सही करें तो 2 पाई m पावर 0 मतलब वो तो खत्म हो गया, l पावर हाफ √l और g पावर -½ मतलब 1/√g। तो जो फॉर्मूला बनता है √l/g, दिस इज द टाइम पीरियड। और यही फॉर्मूला जो आप आगे चल के ऑसिलेशंस पढ़ेंगे तो यही फॉर्मूला आप वहां पे डिराइव भी करेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट, t इक्वल टू 2 पाई √l/g। सो डायमेंशनल फॉर्मूला यूज कर करके हम किसी एक फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का। क्लियर है? तो आपको अभी तक की सारी बातें डायमेंशन से रिलेटेड क्लियर हुई क्या? मैंने आज आपसे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं किया, अपना ही चलता रहा, तो क्लियर है क्या यहाँ तक सारा? यस सर। आप सभी लोगों को एक बार, और भी सभी लोग जल्दी से। यस। ठीक है, ओके। सो यहाँ तक अपना डायमेंशनल एनालिसिस लगभग पूरा हो गया है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, और इसके बाद एक दो क्वेश्चंस मैं अभी आपसे करवाने वाला हूँ, तो वो भी अपन साथ में देख लेंगे। ठीक है, तो कुछ लिमिटेशंस इसके देख लेते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या हैं? पहली बात तो ये कि इस मेथड से जो डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स है ना, इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। जैसे मैं आपसे अगर बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv², आपको पूछूं कि क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, तो आप बोलेंगे कि हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और इसकी डायमेंशन सेम हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv², हाफ हटा दिया मैंने, क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? तो ये मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। ये फॉर्मूला फिजिक्स में हमें आंसर सही नहीं देगा, हाफ के साथ आंसर सही देगा, mv² इज विल वोंट गिव यू द करेक्ट आंसर, बट डायमेंशनली अभी भी करेक्ट है। देखिए, हाफ चाहे हो चाहे ना हो, डायमेंशन पे उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, इसकी जो डायमेंशन आएंगी वो इसकी भी आ जाएंगी। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स के बारे में कुछ नहीं कह पाते कि वो होंगे नहीं होंगे कितने होंगे। तो एक बात तो ये हो गई कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताता। फिर दूसरी बात, ये वेक्टर्स और स्केलर में डिफरेंशिएट नहीं करता, ये कुछ नहीं बताता कि ये क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है, ये इसके ड्रॉबैक है। तीसरी बात, नॉट सुटेबल टू डिराइव रिलेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस। हमने जो अभी डिराइव किया वो सिर्फ पावर वाला डिराइव किया, हमने सिर्फ क्या माना कि m पावर a b या m पावर a l पावर b एंड g पावर c, हमने सिर्फ पावर्स के रूप में इसको डिराइव किया। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता या एडिशन सब्ट्रैक्शन होता, वो यहाँ से डेरिवेशन नहीं किए जा सकते, सिर्फ पावर वाले डेरिवेशन किए जा सकते हैं। ये तो इसके लिमिटेशंस हैं कुछ। It cannot be applied to an equation involving more than 3 physical quantities. उससे ज्यादा पे इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि आपके पास m, l और t, इन तीन से ही आप इक्वेशन बनाओगे। अब सोचो, आप अगर 4 क्वांटिटीज आपके पास होती, मान लीजिए a या q1 पावर a, q2 पावर b, q3 पावर c और q4 पावर d, ऐसी 4 क्वांटिटीज आप मान लेते हैं, तो आपके पास 4 अननोन है a b c d, और आपके पास कंपेयर करने के लिए फैक्टर्स क्या है? मास, लेंथ और टाइम, तीन ही फैक्टर हैं। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी टोटल 3 इक्वेशंस। अब 3 इक्वेशन से आप 4 वेरिएबल नहीं निकाल सकते, इसीलिए मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज वाले डेरिवेशन यहाँ से नहीं किए जा सकते, उसके लिए इक्वेशन हम यहाँ से नहीं बना पाएंगे। और लिमिटेशन क्या है? इट कैन ओनली चेक ऑन वेदर a physical relation is dimensionally correct but not the correctness of the relation। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जैसे यहाँ पे s equal to ut plus half at square is the correct one, बट यही अगर मैं 1/3 at square भी कर लेता ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमेंशनली ये अभी भी सही बता देता।
तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है कि डायमेंशनली करेक्ट तो बताता है, लेकिन एक्चुअली वो करेक्ट है या नहीं, वो अपने को करेक्ट मैथमेटिकल आंसर देगा या नहीं, उसके बारे में बात नहीं करता। ठीक है, तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी जो अपन ने बात करी। अब आपके पास इस पूरे चैप्टर से मिला के कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या कह रहा है। One of the combinations from the fundamental physical constants is hc by g. The unit of this expression is. अब यहाँ पे ये h है प्लैंक कांस्टेंट, c है स्पीड ऑफ लाइट एंड g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब कोई बात नहीं, हमें नहीं याद है ये सारी चीजें क्या क्या होता है, लेकिन हम टेबल से जाके देख सकते हैं, जो टेबल इसमें हमें प्रोवाइडेड है। प्लैंक कांस्टेंट की हम यहाँ पे यूनिट देखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट देखेंगे, जी की यूनिट देखेंगे, उन तीनों को इस रिलेशन में रखेंगे और वहां से फाइनल इस पूरे एक्सप्रेशन की यूनिट्स बताएंगे। ठीक है, तो ये आप करेंगे, टेबल आपके पास है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसमें आपको टेबल मिल जाएंगे, उस टेबल से आप इसको चेक करके फाइनली इसमें अपने आंसर को चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ रेडियस इज 2%, रेडियस में एरर दे रखी है, then error in the determination of volume of the sphere will be. अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, और आपको यहाँ पे रेडियस में एरर दे रखी है, बेसिकली डेल्टा आर आपको दे रखा है 2%। आपको पूछा है डेल्टा वी बताइए कितना होगा। कल ही हमने किया है, जल्दी से मुझे बताइए कैसे करेंगे इसको। कल हमने किया था कि एरर कैसे कैलकुलेट की जाती है, जब समेशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो उसका तरीका था, जब प्रोडक्ट या डिवीजन हो तो उसका एक तरीका था, जब पावर हो रही थी तो उसका एक तरीका था। क्या तरीका था पावर में? क्या तरीका था पावर वाला? याद करो भाई, तरीका ये था ना कि जब आप वॉल्यूम को लिखेंगे तो लिखेंगे डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, पाई ये कांस्टेंट है, तो इनमें तो एरर की बात आती नहीं है, इधर आएगा आर क्यूब, और जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर। ये था पावर वाला फंडा। ठीक है, एरर में था जब पावर होगी तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरीके से। तो बस यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे आपको परसेंटेज एरर दे रखी है, अपन ने बात करी थी परसेंटेज एरर इज डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, दिस इज 2% आपको गिवन है। सो बेसिकली डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 में यहाँ पे कर दूं, और इंटू 100 अगर यहाँ कर दूं तो अपना काम चल जाएगा। इंटू 100 इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। ये आपको दे देगा परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, ये आपके पास है परसेंटेज एरर इन आर। तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इक्वल टू 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन आर। सो आप आंसर हो जाएगा 3 इंटू 2 इज 6%। सो योर आंसर शुड बी 6%। तो बड़ा आसान से क्वेश्चन है। ध्यान रखिए, जब भी पावर वाली बात आती है तो पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, उतने टाइम्स एरर हो जाएगी ये। ठीक है, जितनी पावर उतने टाइम्स एरर। तो ये आपका आंसर हो गया 6%। चलिए नेक्स्ट देखिए, if the length and time period of an oscillating pendulum have errors of 1% and 3% respectively, then therein the measurement of acceleration due to gravity is. अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, ये होता है। ठीक है, पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला। बोला है कि लेंथ और टाइम में यहाँ पे एरर दे रखी है, लेंथ और टाइम एरर दे रखी है, जी की एरर आपसे पूछी गई है। 2 पाई ये कांस्टेंट है, उसकी एरर की तो बात करनी नहीं है, कांस्टेंट है वो तो जिसकी एरर की बात करी है उसको एक तरफ ले लेते हैं, बाकी सबको एक तरफ ले लेते हैं। तो मैं इसको पहले स्क्वायर कर देता हूँ, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, और यहाँ से आपको जी मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। क्या आपको मिल गया? जी, ये रिलेशन आ गया जी का। अब आपको जी में एरर देखनी है। ठीक है, अब आप करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से मुझे बताएंगे करके। इसकी एरर निकालनी है, इसको तो भूल जाओ, इसमें कोई एरर है नहीं। ऊपर एल है, नीचे टी स्क्वायर है, याद कीजिए डिवीजन भी है और पावर भी है। एक जनरल फॉर्मूला हमने देखा था इसका, क्या देखा था जनरल फॉर्मूला? आपको मैं एक बार जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ, क्विक रिवीजन जनरल फॉर्मूले का।
देखिए ये था जनरल रूल कि जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो और पावर भी हो तो जनरल फॉर्मूला क्या बनता था, इस तरीके से बनता था। पावर सारी आगे आ जाती थी, ए डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा, पावर पी है तो पी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी के लिए पावर क्यू है, क्यू डेल्टा बी बाई बी, सी के लिए पावर आर है तो आर डेल्टा सी बाई सी, और यहाँ पे कोई माइनस का साइन नहीं आता था, चाहे वो मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, एरर्स हमेशा ऐड होती थी। और इसी में आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में तो ये परसेंटेज एरर बन जाएगी, जिसपे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये वाला रिलेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस रिलेशन को, ताकि वहां पे अपन इसको समझ पाए। तो अब इस रिलेशन को अगर मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ तो ये आपके पास सिचुएशन है। 4 पाई स्क्वायर को भूल जाओ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी एरर की बात करनी नहीं है अपने को। अब आया लेंथ, लेंथ की पावर 1 है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू 1 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी। ये आपका हो जाएगा रिलेशन, क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर है तो 2 आ गया डेल्टा टी बाई टी हो गया, लेंथ की पावर 1 है तो ये 1 डेल्टा एल बाई एल हो गया, जी में अपने को एरर निकालनी है। इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फिर से आपको परसेंटेज एरर दे रखी है सारी की सारी, देखिए 1% इन द लेंथ, 3% इन द टाइम। सॉल्व करेंगे इसको, जैसे ही लेंथ में 1% डालते हैं, टाइम में 3% डालते हैं, तो इससे लिखा जा सकता है परसेंटेज एरर इन जी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एल प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन टाइम। वैल्यू सारी गिवन है। लेंथ में आपको दे रखी है 1%, टाइम में दे रखा है 3%। वैल्यूज पुट करते हैं, 1 प्लस 2 इंटू 3, आंसर शुड बी 7%। तो जो जी में एरर आएगी वो आएगी 7% के बराबर। सो ये आपका आंसर हो गया 7%। क्लियर? तो ये एरर के क्वेश्चन है जो आपको अब अच्छे से आने चाहिए, कैसे करना है आपको अब इसमें क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोर्थ क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ अ बॉडी इज measured is 3.51 meters. ठीक है, if the accuracy is 0.01 meters then the percentage error in the measurement is, ये आपसे पूछा गया है, परसेंटेज एरर बताइए। तो जो एक्यूरेसी है यही बेसिकली एरर है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरमेंट या लीस्ट काउंट ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट। जैसे स्केल पे आपने बोला कि आप 1 mm तक पढ़ सकते हो, तो एरर कितनी हो सकती है? या तो आप उसको 1 mm पढ़ोगे या 2 mm पढ़ लोगे, प्लस माइनस 1 mm की आप एरर कर सकते हो उसमें। तो जो एक्यूरेसी यहाँ दे रखी है इसी को आप बोलेंगे दिस इज द पॉसिबल एरर इन दिस वन। तो आप यहाँ से इसकी परसेंटेज एरर निकालेंगे। परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, परसेंटेज एरर इज एरर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू 100। दिस इज द परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 3.51 इनटू 100। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ। Which of the following has the highest number of significant figures? बताइए आप मुझे। हाईएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है? अच्छा अपन सबका देख लेते हैं। फर्स्ट में कितने, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने? याद करो सिग्निफिकेंट नंबर्स के रूल। डेसिमल के बाद जो जीरो होते हैं वो तब तक काउंट नहीं होते जब तक कि कोई नॉन जीरो नंबर नहीं आ जाता। तो यहाँ पे ये जीरोस काउंट नहीं होंगे, काउंट होगा सिर्फ 7। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर है 1, एक ही इसमें फिगर है। अगला देखते हैं, 10 की पावर वाले काउंट नहीं होते, उनको भूल जाओ, और सारे नॉन जीरो काउंट होते हैं। तो 2.64, 2, 6 और 4 तीनों ही सिग्निफिकेंट है, इसमें हो गया 3। यहाँ पे आते हैं, फिर से वही बात कि डेसिमल के बाद जब 1 से छोटा है तो डेसिमल के बाद के सारे जीरो काउंट नहीं होते, कब तक? जब तक कि कोई नॉन जीरो नंबर नहीं आ जाता। तो 6032 ये 4 यहाँ पे हैं तो इसका हो गया 4। और यहाँ पे अगर बात करें तो डेसिमल के बाद अगर एक नॉन जीरो नंबर है और उसके बाद जीरोस हैं तो ये काउंट होते हैं।
तो ये सारे काउंट हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा टोटल 5, दिस इज 5। तो मैक्सिमम किस में आ गए, डी में आ गए। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको अब याद रहने चाहिए। आप जब तक इनका रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं रहेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेंगे। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको रूल्स को बार बार पढ़िए, तभी याद हो पाएंगे। ठीक है, चलिए आपसे पूछा गया ये कि अगर पाई 3.14 है तो पाई स्क्वायर कितना होगा। अब सबसे पहले ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन देखो तो सारे ऑप्शंस में 9.85, 9.86, 9.86, 9.9 इस तरीके के ऑप्शन है। तो बेसिकली ये आपको मल्टीप्लाई करने को नहीं कह रहा है, ये आपको क्या कह रहा है कि आप सिग्निफिकेंट नंबर्स के हिसाब से इसको कैसे लिख पाओगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे इतना लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लिखा है, यहाँ पे ऐसे लिखा है और यहाँ पे ऐसे लिखा है। जो वेरिएशन है ऑप्शंस का वो सिग्निफिकेंट नंबर्स के हिसाब का वेरिएशन। तो मल्टीप्लाई करके आप 9.8596 इसी यही नंबर आपको मिलने वाला है, बट इसको लिखना कैसे है ये बात यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो हमने आज ही पढ़ा था क्लास के शुरुआत में कि जब सिग्निफिकेंट नंबर्स प्रोडक्ट में आप यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में यूज करते हैं, तो क्या उसका रूल होता है। उसका रूल ये होता है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स आप यहाँ पे देखते हैं वो आपको यूज करने चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको यूज करने चाहिए। यहाँ पे था देखिए, the final result should contain as many significant figures as there are in the original number with smallest number of significant figures। जैसे आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आंसर बना ये, बट क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पे 4 हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, 3 वाला। अपने आंसर में 3 आप सिग्निफिकेंट नंबर्स फाइनली देंगे। तो यही बात आप जब पाई वाले में देखेंगे तो आप क्या पाएंगे यहाँ पे अपना आंसर। जब पाई वाला देखें तो इसमें आपका आंसर क्या मिलना चाहिए, पाई इज 3.14। ये आपको यहाँ पे दे रखा है। कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। तो फाइनल आंसर में भी कितने आने चाहिए, 3 ही आने चाहिए। तो 3 वाला यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आप अपना आंसर देंगे सी। तो ये क्वेश्चन था सिग्निफिकेंट नंबर पे, ना कि मल्टीप्लिकेशन पे, क्या पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर बताना है, ऐसा नहीं। सिग्निफिकेंट नंबर्स पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपको दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। सेम डायमेंशंस यहाँ पे आपको पूछी गई हैं। आप एक बार इसको कैलकुलेट कीजिए। चलिए जल्दी से मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ सारे। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। पावर जो होता है वो आप लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। और आप एनर्जी कोई भी ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी ले सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी ले सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद होंगे काइनेटिक और पोटेंशियल के, हाफ mv स्क्वायर या mgh, कोई भी लीजिए। टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो होता है डिस्टेंस इनटू फोर्स। ये टॉर्क हो गया। यही आपकी चीजें यहाँ पे यूज हो रही हैं। आपको बताना है कि कौन सी दो क्वांटिटीज की यहाँ पे सेम है। तो इन तीनों क्वांटिटीज के आप डायमेंशंस बताइए। अच्छा एनर्जी भी है साथ में, एनर्जी भी है। तो आप इन सब की डायमेंशंस देखिए और मुझे आंसर बताइए जल्दी से, क्या क्या डायमेंशंस इनकी बन रही हैं। सबसे पहले फोर्स की निकालेंगे और मुझे बताएंगे क्या डायमेंशन आई फोर्स की। क्या डायमेंशंस आ रही हैं फोर्स की। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास m, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको यूनिट्स भी ध्यान है ना तब भी आप डायमेंशन लिख सकते हैं आराम से। मीटर